देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो बाईबैक एजेंडा का कंप्लीट हो जाएगा लास्ट दिन। ये दो क्वेश्चन मैंने बाकी रखा है, इलास्ट्रेशन 4 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमें करना है और एमसीक्यू करने से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोनों में ना बाईबैक के अलावा कुछ अलग एडिशंस है, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 में बोनस शेयर और इलास्ट्रेशन 4 जो है उसमें हम लोग का ईशॉप का कंसेप्ट है। तो वो दो चीज मुझे थोड़ा अलग से बताना पड़ेगा, तभी जाके ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। गुड मॉर्निंग शालिनी। सबसे पहले देखो हम लोग ये वाला करते हैं, इलास्ट्रेशन नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 बोनस शेयर। ठीक है, बोनस शेयर जो है जिनका अलग से है उनको तो हम करवाएंगे, जिनका नहीं है उनके लिए अभी इतना ही काफी रहेगा, क्योंकि जब है नहीं तो करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा। बाकी अभी इस क्वेश्चन के लिए जितना नॉलेज हमें बोनस शेयर पे चाहिए उतना हम बता देते हैं। ठीक है, अच्छा पहला बात है कि बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर का मतलब हो गया, बोनस का मतलब अगर, बोनस शेयर का मतलब अगर फ्री में शेयर मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बोलो नो कॉस्ट। ठीक है, अगर हमें फ्री में कंपनी के तरफ से शेयर मिलता है तो ही हम लोग उससे बोलते हैं बोनस शेयर। ठीक है, कंपनी का फ्री में शेयर इशू करिए, लेकिन फ्री में कंपनी थोड़ी ना कोई पागल है कि ऐसे ही फ्री में शेयर इशू कर देगी। ठीक है, तो किनको करेगी, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। बोनस शेयर कंपनी किसे इशू करती है, बोनस शेयर कंपनी इशू करती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जो पहले से ही हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है। ठीक है, उनको खुश करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कभी कभी फ्री में उन्हें शेयर दे सकती है। फ्री में शेयर दे सकती है और ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। कंपनी ऑफर करती है इस तरीके से कि आपके पास, जैसे कंपनी ऐसे बोल सकती है, बोनस शेयर कैसे इशू होता है, बोनस शेयर बोनस रेशियो में इशू होता है। ठीक है, काफी सारा चीज है, सारा चीज तो बता नहीं सकेंगे क्योंकि वो पूरा एक अलग टॉपिक ही होता है। बोनस रेशियो जैसे मान लो दिया हुआ है 1:4। ठीक है, मतलब अगर किसी के पास ओल्ड शेयर 4 है, ठीक है, तो न्यू शेयर 1 मिलेगा। कंपनी अपना रेशियो डिसाइड करके बोल देती है कि हम लोग इस तरीके से बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं। मतलब अगर किसी के पास 4 से कम शेयर्स है, किसी के पास अगर 4 से कम शेयर है, वो उसे बोनस नहीं मिलेगा। अगर 4 है तो 1 मिलेगा, 8 शेयर है तो 2 मिल जाएगा, फ्री में शेयर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कंपनी फ्री में शेयर क्यों देती है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, तो कंपनी फ्री में शेयर इसीलिए इसीलिए देती है कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इन्होंने कंपनी जब नया नया बना था तब कंपनी पे ट्रस्ट करके अपना पैसा लगाया था। ठीक है, तो कंपनी इनको खुश करने के लिए क्या कर सकती है ना, फ्री में शेयर दे सकती है। तो कंपनी जब फ्री में शेयर देती है तो एक्चुअली क्या होता है ना, बोनस शेयर इशू जो है ना, इशू ऑफ बोनस शेयर को और एक नाम से भी जाना जाता है, इशू ऑफ बोनस शेयर को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, एक्चुअली कंपनी क्या करती है, रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। क्योंकि देखो जब फ्री में बोनस शेयर कंपनी देगी तो कंपनी तो ऐसा कोई एंट्री दे नहीं सकती है, लाइक बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो नॉर्मली शेयर इशू करने का एंट्री होता है, ये एंट्री कंपनी पास नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैंक तो आएगा ही नहीं। जब बैंक आने वाला ही नहीं है, मतलब पैसा तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये बोनस शेयर के केस में ये एंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन शेयर तो इशू हो रहा है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो कंफर्म है, ये तो होना ही होना है। तो यहां पर फिर क्या होना चाहिए, कंपनी क्या करता है, अपने रिजर्व को ही कैपिटलाइज्ड कर देता है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब बात ये आता है कि कौन सा रिजर्व डेबिट होना चाहिए, तो उसका रूल्स है। ठीक है, कौन सा रिजर्व डेबिट होना चाहिए, रिजर्व यहाँ पर देखो हम बता देते हैं कौन सा रिजर्व डेबिट होना चाहिए, फ्री रिजर्व। ठीक है, बेसिकली देखो 3-4 ऑप्शंस होता है। एक हो जाता है, हम यहाँ पर लिखवा ही देते जर्नल एंट्री, एक होता है हम लोग का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जब बाईबैक होता है तो हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो सीआरआर डेबिट
सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, ये भी हम बताते हैं, इसमें भी थोड़ा रूल्स है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। एक्चुअली ये हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस है। जब बोनस इशू होता है तो कंपनी का फर्स्ट प्रेफरेंस ये होता है कि अगर उनके पास सीआरआर में कुछ अवेलेबल है तो उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। सीआरआर, ये रूल्स जो है कंपनी अकाउंट्स जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसी के बेसिस पे ही हम बता रहे हैं कि क्या क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हम लोग का प्रेफरेंस होता है कि अगर हमारा सीआरआर से पूरा नहीं बनता है देन हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें रूल्स ये होता है कि रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए। इसका है रियलाइज्ड इन कैश, ये भी थोड़ा हम बता देते हैं क्या होता है। कैपिटल रिजर्व जो है वो थर्ड प्रेफरेंस होगा, अगर हमारे पास कैपिटल रिजर्व है तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग फ्री रिजर्व का यूज करेंगे, जो हम लोग का फोर्थ प्रेफरेंस होगा। और फ्री रिजर्व में हम लोग का क्या क्या जाएगा? फ्री रिजर्व में हम लोग का वही जो मैंने पहले तुम लोगों को बाईबैक में भी बता रखा है, जो रिजर्व डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के काम आता है, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब बताया हुआ है मेरा, ठीक है। तो टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और जब हम लोग ये शेयर को अलॉट कर देंगे, ये हो गया, ये एंट्री जो हुआ ये हम लोग का हो गया कि बीइंग बोनस पेबल, ये एंट्री बन गया बीइंग बोनस पेबल, बोनस पेबल। और जब बोनस पे हो जाता है, मतलब शेयर इशू हो जाता है, तब फिर क्या एंट्री होता है? इसके बाद जो सेकेंड एंट्री होता है वो कुछ ऐसा होता है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हो गया बीइंग बोनस शेयर इशूड, ठीक है। ये बोनस शेयर इशू का एंट्री हो गया, ये हम लोग का यहाँ पर डेबिट, यहाँ कुछ अमाउंट आ जाएगा, इस तरीके से एंट्री होगा। तो ये बेसिकली हम लोग का बोनस का जो कंसेप्ट है, अगर हम छोटा समरी में बताएं तो यही होता है कि बोनस फ्री शेयर होता है, जिसके लिए शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए दे सकती है, लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शन होता है। एओए में लिखा हुआ होना चाहिए, देखो इसमें भी अपना रेस्ट्रिक्शन होता है कब कोई बोनस इशू कर सकता है। एओए में वो प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए कि हम लोग बोनस इशू करना चाहते हैं। और शेयर होल्डर मीटिंग में शेयर होल्डर को इस बात का जो है मतलब हाँ होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब वही जैसे हम लोग बाईबैक में पढ़े थे ना, वैसे ही डिफॉल्ट का मतलब होता है कि कंपनी का कुछ बाकी है, इंटरेस्ट का स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं बनाया, तो उसके बाद बोल रहे बोनस इशू करेंगे, तो वो सब नहीं होगा। यहाँ पर नो डिफॉल्ट, यहाँ पर नो डिफॉल्ट, ऐसे नो डिफॉल्ट तो लिखा है, रिगार्डिंग ऐसे लिख देते हैं, रिगार्डिंग इंटरेस्ट एटसेट्रा, कंपनी का कुछ पेबल अगर है, और जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये सब के अगेंस्ट में कंपनी का मतलब ये रूल्स फॉलो होना चाहिए। कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करना चाहती है, उसके एओ में लिखा हुआ होना चाहिए, शेयर होल्डर एग्रीड होना चाहिए, और कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स कंपनी का। कोई भी पेबल वगैरह बाकी है, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह, चाहे डिवेंचर का हो, लोन का हो, कुछ भी हो, कोई किसी तरीके का स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट नहीं किया है तो भी नहीं चलेगा। ये जो है ये परमिशन वगैरह होना चाहिए, एओए का परमिशन, शेयर होल्डर अप्रूवल, ये शेयर होल्डर अप्रूवल है। अप्रूवल का कहां पर होता है? जनरल मीटिंग में, ठीक है, जीएम। ये सब तो तुम लोग लॉ में पढ़ते ही हो, जनरल मीटिंग में, ठीक है। और किसी तरीके का प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, डिपॉजिट क्लियर नहीं है, इस तरीके का कोई भी, जैसे हम लोगों ने बाईबैक में भी पढ़ा था ना, ऐसे रेस्ट्रिक्शन होने पे कंपनी इस तरीके का काम नहीं कर सकती है, ठीक है। अच्छा, और अगर पूछा जाए कि
बोनस इशू करके कंपनी का क्या मार्केट इम्पैक्ट क्या होता है? एक्चुअली देखो, बोनस इशू करने से क्या होता है, कंपनी का जो है मार्केट में इमेज अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि बोनस इशू करने से कंपनी क्या करता है, मतलब फ्री में शेयर देता है ना, तो ये फ्री का चीज जो है सभी को अच्छा लगता है, ठीक है, तो फ्री में अगर कंपनी शेयर इशू करने का सोचता है तो कंपनी का मार्केट इमेज बढ़ जाता है, पॉजिटिव इंडिकेशन आता है, ठीक है। और अगर शेयर होल्डर का बेनिफिट देखो, शेयर होल्डर का बेनिफिट है उसका एवरेज कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाता है, एवरेज कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी लिख देते हैं, कंपनी का बेनिफिट और शेयर होल्डर का बेनिफिट। कंपनी का बेनिफिट क्या है, मार्केट इमेज अच्छा होता है, मार्केट इमेज जो है कंपनी का अच्छा होता है, ठीक है, बढ़ जाता है, मार्केट इमेज जो है बढ़ जाता है, पॉजिटिव इंडिकेशन आता है मार्केट में उस कंपनी के नाम का, ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेशन दिखता है। और अगर शेयर होल्डर का बेनिफिट पूछो कि शेयर होल्डर का बेनिफिट क्या है, शेयर होल्डर का जो है एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बढ़ जाता है। कैसे, देखो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो ये एक पर्सन है, इसके पास एक शेयर है, ठीक है, कितने रुपए का, 10 रुपीज का, ठीक है। अच्छा, अब उसको मान लो कंपनी से डिविडेंड मिला, कितना, मान लो 10 रुपीज का ही डिविडेंड मिला। अब कंपनी ने बोनस इशू किया, मान लो 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में, तो इसके पास अभी टोटल शेयर कितना हो जाएगा, टोटल शेयर बन जाएगा, कंपनी ने 1:1 में शेयर बोनस शेयर देने का मतलब हो गया कि अगर किसी के पास ओल्ड एक शेयर है तो न्यू एक शेयर मिल जाएगा, तो इसके पास एग्जिस्टिंग एक शेयर तो है ही जिसके अगेंस्ट में इनको बोनस मिलेगा, एग्जिस्टिंग 1 शेयर है और बोनस शेयर एक मिलेगा, क्यों, क्योंकि रेशियो हम लोग का 1:1 है, ठीक है। तो इनके पास टोटल शेयर आफ्टर बोनस इशू बन जाता है 2 शेयर्स, ठीक है, 2 शेयर्स। अब कंपनी जब इन्हें डिविडेंड देगा, ये देखो कंपनी जब डिविडेंड देगा, ठीक है, तो डिविडेंड कितना दे देगा, तो देखो डिविडेंड दे देगा यहाँ पर, मान लो 10 रुपया ही दे रहा है, ठीक है। अब सोचोगे कि ऐसा फिक्स्ड क्यों कर दिया मैंने, वो भी बताते हैं। देखो कंपनी जब फ्री में शेयर इशू करी, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो डिविडेंड भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कंपनी अगर इसे डिविडेंड 10 रुपीज ही दे रही है, ये फिक्स्ड इसीलिए है क्योंकि मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि बोनस शेयर इशू करने से कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ जाएगा, कि जो मतलब पर्सन है उसे डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, जो शेयर होल्डर है, ठीक है। तो इनका जो यहाँ पर देखो, इनका यहाँ पर जो डिविडेंड पर शेयर फिर कितना आ जाएगा, ये देखो, इसको ना हम प्रॉफिट कर दे, इसको एक बार प्रॉफिट लिख देते, ऐसे लिखते चलो, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, और कंपनी का मान लो प्रॉफिट भी है 10 रुपया, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट भी 10 रुपया है, कंपनी डिविडेंड भी 10 दे रही है, मान लो कंपनी का एक ही शेयर होल्डर है, इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ 10 रुपया, एक ही शेयर होल्डर है, उसे डिविडेंड 10 रुपया दे दिया गया एक शेयर पे। अब कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट जो है वो 10 ही रहा आफ्टर बोनस इशू, क्यों, क्योंकि बोनस इशू करने से कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है कि वो बिजनेस एक्सपेंशन करे, और इस वजह से उसका जो है प्रॉफिट बढ़े, ठीक है, तो प्रॉफिट इतना ही आ रहा है। अच्छा, अब इससे क्या होगा, डिविडेंड का परसेंटेज कम हो जाएगा, डिविडेंड परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, पहले 10, अब देखो प्रॉफिट 10 ही है तो डिविडेंड भी 10 ही बटेगा, एक ही शेयर होल्डर है मान के चलते हैं, तो पहले 10 रुपया मिलता था एक शेयर पे, अभी 10 रुपया मिलेगा हमें 2 शेयर पे, तो डिविडेंड का परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड का अमाउंट जो है वो कैसे होगा, अब अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, हम लोग ये बोल सकते हैं पहले 10 रुपए एक शेयर पे मिलता था, अब 2 शेयर पे मिल रहा है, यानी ₹5 पर शेयर हो गया, लेकिन टोटल में चेंज नहीं हुआ, टोटल वैसा ही है, 10 रुपीज ही रहेगा, 5 करके मिल रहा है। और अगर हम लोग इसको देखें, परसेंटेज ऑब्वियसली कम हो गया, क्यों, क्योंकि पहले परसेंटेज कितना हो रहा था, 10/10 इंटू 100% डिविडेंड मिल रहा था, ठीक है, बोल सकते हैं क्योंकि मैंने एक ही शेयर होल्डर माना है। और अभी कितना हो गया, अभी देखो इनका हो जाएगा 5 जो है आउट ऑफ 10 इंटू 100, मतलब ये हो गया हम लोग का 50%, डिविडेंड का परसेंटेज हम लोग का कम हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से होता है। बोनस शेयर इशू करने के बाद जो है ना, कुछ दिन बाद शेयर का प्राइस भी कम हो जाता है, तो वो तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वो दिखाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। बाईबैक के लिए मैंने सिर्फ थोड़ा बोनस का पॉइंट आया तो बता दिया। तो मेन चीज क्या याद रखना है, मेन हमें इतना याद जरूर रखना है कि बोनस शेयर एक फ्री का शेयर होता है, जिसके लिए कंपनी पैसा नहीं लेती है। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इशू किया जाता है। कंपनी बोनस रेशियो में करती है, वो रेशियो अगर हमारे होल्डिंग के साथ सेटिस्फाइड होता है तो ही हमें बोनस मिलता है। और बोनस इशू करने से कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है, कंपनी पैसा नहीं लेती, बदले में अपने रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करती है। कौन कौन से रिजर्व को कर सकती है वो भी मैंने बता दिया, एंट्री भी मैंने बताया। अच्छा, एक पॉइंट और बता देते, सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंपनी का बेनिफिट बताया कि मार्केट में कंपनी का इमेज अच्छा होता है। शेयर होल्डर का बेनिफिट जो है, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इनका, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पर इनका जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। और एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर का जो है, ये हम लोग का, सॉरी ये बढ़ेगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, इसने अगर 10 रुपए देके वो एक शेयर खरीदा था, तो अभी 2 शेयर 10 रुपए के बदले ही ना मिल रहा है, तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, कैसे समझेंगे। मान लो पहले 10 रुपए देके वो शेयर खरीदा था, तो एक शेयर, अभी वो 10 रुपए का शेयर खरीदा हुआ था फ्री में, और एक शेयर मिल गया, पैसा तो देना नहीं पड़ा, तो एक एक शेयर 5 रुपए का हो गया, हम लोग मान सकते हैं। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन डिविडेंड का परसेंटेज भी कम हो जाता है, ठीक है। अब रियलाइज्ड इन कैश जो है वो हम बताते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, इसका मतलब क्या होता है। देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश का मतलब होता है, जैसे कि यहां पर, जैसे यहां पर मान लो, एग्जांपल लेते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है किसी शेयर का 10 रुपया, ठीक है, और इशू प्राइस है 12। शेयर इशू का तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हमेशा कैपिटल का वैल्यू 10 रुपीज से जाएगा, प्रीमियम 2 रुपीज से जाएगा, बैंक अकाउंट 12 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम स्प्लिट करते हैं, ये कंबाइन एंट्री, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10-10, और सेकेंड एंट्री ये बनता है बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हो गया 2-2, ठीक है। तो ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, क्योंकि इसमें देखो कैश का एंट्री आया, कैश या बैंक जो भी बोलो, बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसको बोलते हैं रियलाइज्ड इन कैश। ये जो हुआ रियलाइज्ड, ये देखो प्रीमियम कैसे रियलाइज्ड हुआ, कैश में, रियलाइज्ड इन कैश का एग्जांपल ये हुआ। अब नॉट रियलाइज्ड इन कैश क्या होता है, जैसे कि मान लो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है किसी एक शेयर का 10 रुपया, ठीक है, और उसका इशू प्राइस है 12 रुपीज। हम लोगों ने मान लो एसेट परचेस किया है एक 12 रुपीज का, और हम लोग जिनसे एसेट परचेस कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आपको शेयर दे देंगे, पैसा नहीं दे सकते हैं। उन्होंने एग्री भी कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने एसेट जो है वो शेयर के बदले खरीदा, तो एंट्री क्या होता है, एसेट खरीदने से एसेट अकाउंट डेबिट 12 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज, क्योंकि हमेशा फेस वैल्यू से होना चाहिए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपीज। अब इस एंट्री को अगर स्प्लिट करते हो तो एंट्री ऐसा आएगा, एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10-10, फिर हो जाएगा एसेट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2-2। तो ये हो गया नॉट रियलाइज्ड इन कैश, ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ, देखो, क्योंकि कैश का तो कोई आया ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कैश के बदले तो शेयर इशू किया ही नहीं, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी जो एंट्री हुआ वो एसेट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ, तो नॉट रियलाइज्ड इन कैश। तो हमें कैसा वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है बोनस इशू करते वक्त, अगर वो रियलाइज्ड इन कैश है। क्या ये क्वेश्चन में हमें बता देता है, हाँ बता देता है, क्योंकि हमें क्या पता, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना किसी प्रैक्टिकली कोई कंपनी के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो वहां तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये शेयर क्यों इशू किया गया था। बाकी क्वेश्चन में हमें जरूर बताएगा कि रियलाइज्ड इन कैश है या नहीं है, ठीक है। एंट्री भी मैंने बता दिया। अब चलो देखते हैं हम लोग का जो बाईबैक का क्वेश्चन है उसमें ये पॉइंट कैसे एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन तो बाईबैक का ही है, हमें फिर से बाईबैक में रिटर्न जाना है। देखो बोल रहा है केजी लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2001। शेयर होल्डर्स फंड में देखो शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, दोनों में नोट्स बना हुआ है, नीचे जाके देखना पड़ेगा।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, अदर करेंट लाइबिलिटीज है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नोट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल दिया हुआ है इक्विटी का 1200। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी है इनका 200, पीएल है, डिवेंचर 12%, 750, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, नेट कैरिंग वैल्यू दे दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 अप्रैल 2001 कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। तो हमें ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि कंपनी कितना सारा शेयर बायबैक कर सकती है, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया था और उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी किया था कि जो 3 टेस्ट होता है, रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और डेब्ट इक्विटी टेस्ट, ये तीनों हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है कि कंपनी 25% इक्विटी शेयर बायबैक करेगी। तो हमें और चेक करने का जरूरत नहीं है कि ये लॉफुली ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन हमें बता दिया तो उतना ही हमें करना पड़ेगा। 15 पर शेयर ये हो गया हम लोग का बायबैक प्राइस, ठीक है। तो कितने प्रीमियम में बायबैक हो रहा है बोल सकते हो, कितना एक्स्ट्रा प्राइस कंपनी दे रही है, और हाँ बोलो 15 रुपीज पे बायबैक होगा, कंपनी कितना एक्स्ट्रा बायबैक पे करी, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा पे किए कभी बायबैक पॉसिबल नहीं है, लोग मानते नहीं है। कम मिलेगा तो लोग क्यों कंपनी को बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ऑप्शनल है, कंपनी जबरदस्ती तो किसी को बायबैक नहीं करवा सकती है। 15 बायबैक प्राइस है, फेस वैल्यू था 10 रुपीज। मुझे बताओ कि कंपनी का प्रीमियम कितना जा रहा है, बायबैक पे कंपनी कितना एक्स्ट्रा पे कर रही है। ये भी नहीं पता, टॉपिक खत्म। बोलो बोलो कितना बायबैक का प्रीमियम है। अगर आज नहीं बोलोगे तो और क्लास नहीं करवाएंगे, बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना बोलने के बाद अगर तुम लोग इतना भी नहीं बोलोगे तो फिर क्या पढ़ोगे, बोलो। 15 रुपीज से बायबैक हो रहा है, हम हिंट्स भी दे रहे हैं कि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, कंपनी कितने प्रीमियम में बायबैक कर रही है। आई, तब फिर 5 रुपीज। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 75 लाख, ठीक है। कंपनी 75 पे इन्वेस्टमेंट बेच रही है, इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट था देखो यहाँ पर 74, तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस। अरे बोलो भाई, 75 लाख में बेच रहा है, 74 लाख का चीज, इसमें भी सोचोगे प्रॉफिट है। On 5th April 2001, the company achieved the target of buyback. कंपनी 5th अप्रैल को बायबैक कंप्लीट कर रही है। On 30th April 2001, the company issued one fully paid up equity share of 10 by way of bonus for every 4 equity shares held by the equity shareholder। अब देखो आ गया ना, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 30th को कंपनी ने क्या किया है, इशू किया है 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10, एक शेयर कंपनी इशू करेगी 10 रुपए का, बाई वे ऑफ बोनस, फ्री में देगी, एक शेयर फ्री में देगी, लेकिन कंडीशन है एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इस इंसान के पास 4 शेयर है तो उसको कितना बोनस शेयर मिलेगा, इसका मतलब इसके पास 4 शेयर है। अब बोलो इसको कितना बोनस शेयर मिलेगा, यहां से यहाँ पढ़ो ना, पढ़ने से ही तो दिया हुआ है। नहीं पढ़ना आता है किसी को भी। अरे बोलो, क्या यहाँ लिखा हुआ नहीं पढ़ के समझ में आ रहा है। 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 बाय वे ऑफ बोनस, बोनस के हिसाब से देगी फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। 4 शेयर होल्ड कर, शेयर कितना मिलेगा, इस हाथ में कितना शेयर होगा बोलो। एक बोनस शेयर यहाँ तो लिखा होगा, एक ही होगा, यहाँ लिखा हुआ है, सारा चीज बता रहे हैं। पता नहीं।
या तो हम नहीं ठीक समझा पाते हैं या फिर तुम लोग पढ़ते नहीं, कुछ तो एक होगा। छोड़ो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, अगर देखो खुद का कुछ कोशिश नहीं होगा तो हम कितना कोशिश करें। कभी कभी मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए कि नहीं, कि तुम लोग भी कुछ आंसर दोगे। ठीक है, एंट्री कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ केजी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहला एंट्री हम लोग का होगा 1 अप्रैल को। सबसे पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट कर देते, फिर बाय बैक का एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हम ही कर लेते, तुम लोग तो बोलोगे नहीं कुछ आंसर पूछने से, क्योंकि तुम लोग को अगर पूछेंगे बताओ इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री, तो तुम लोग वो भी नहीं बताओगे। ये तो 11 का एंट्री है। ठीक है, ये बेसिक का एंट्री है, सभी का कम बेसी बेसिक हो चुका है, फाउंडेशन किया है किसी ने, 11 12 पढ़ रहे हो, कॉलेज पढ़ रहे हो, फिर भी नहीं बताओगे कि सेल का एंट्री क्या है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 lakh, being investment sold। उसके बाद कंपनी का हो जाएगा 1 अप्रैल को बोनस, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, बायबैक अनाउंस किया है, तो इसके बाद बायबैक का एंट्री करना पड़ेगा। बायबैक कंप्लीट कब हुआ है उसका एक डेट दिया है, 30 अप्रैल को। अच्छा, 5 अप्रैल को बायबैक कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर 5 अप्रैल का एंट्री अनाउंस होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना सारा बायबैक होगा, तो यहाँ पर बोला है 25% ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितना है वो देखना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखते हैं कितना है, 1200। ये हम लोग का टोटल कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 10 करने से नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। 120 नंबर ऑफ शेयर्स है, 120 इंटू, ये हमेशा फेस वैल्यू से होता है, इंटू 10 रुपीज है फेस वैल्यू। ठीक है, 120 इंटू 10। अच्छा, इसका इसका 30, ये तो पूरा नहीं होगा, इसका 25%, मैंने डायरेक्ट लगा दिया, इसका 25%, इसका 25% नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक होगा, इंटू 25% करना पड़ेगा, इंटू 25% इंटू 10। 30 शेयर। हाँ, 30 हो जाएगा, 30 इंटू 10 मतलब 300। अच्छा, ये सारे आंसर्स इन लैख में आ रहे हैं, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया है। प्रीमियम कितना जाएगा, जितने सारे शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं उस पे प्रीमियम काउंट करना पड़ता है। प्रीमियम किस चीज का काउंट होता है, बाईबैक, कितना एक्स्ट्रा बाईबैक प्राइस हो रहा है हम लोग का। तो 10 का शेयर 15 में जो है पेमेंट होगा, तो 5 रुपीज करके पर शेयर का बाईबैक है। तो 30, इसको कैलकुलेट करने से 30 होता है, 30 इंटू 5 यहाँ पर हो जाएगा 150। इक्विटी शेयर होल्डर में कितना जाएगा,
इक्विटी शेयर होल्डर में हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 30 आ रहा है इंटू 15 रुपीज करके, तो ये हो गया 450। ये हो गया बाईबैक का ड्यू एंट्री। अब बाईबैक का अमाउंट पे कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो जाएगा 450। इतना पेमेंट हमें करना पड़ेगा जितना ड्यू हुआ है, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये अमाउंट पेड हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हैं, और हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि बाईबैक किया है हम लोगों ने। उसके बाद बोनस वाला कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ये बाईबैक के साथ रिलेटेड है, जो 5 अप्रैल का है, बोनस 30 को हुआ है। तो इसके बाद सारे बाईबैक का कंप्लीशन के बाद ही बोनस वाला पार्ट हम लोग जा सकते हैं। तो पहले प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करेंगे, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, और सीआरआर जो है वो फ्री रिजर्व से क्रिएट करेंगे। तो सीआरआर के लिए हमारे पास जनरल रिजर्व अवेलेबल है 265। सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक यानी 300। 300 का हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रीमियम ऑन बाईबैक जो है 150, उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 175 है, आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। तो प्रीमियम का बाईबैक का प्रीमियम है 150 लाख। तो ये 150 सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है 200 175, तो आराम से यहाँ से 150 ले सकते हैं। अब सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, तो टू सीआरआर थोड़ा नीचे लिखते हैं, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट होगा, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाईबैक यानी 300 लाख का। तो ये हो गया 300। अच्छा, इसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या अवेलेबल है। फ्री रिजर्व लेना पड़ता है, तो जनरल रिजर्व पहले हम लोग चूज करेंगे। देखो ये हम लोग का फ्री रिजर्व नहीं है, ये है, ये है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इस पर्पस में यूज होता है, लेकिन उसमें हमारा 175 अभी बचा नहीं है, उसमें से हम लोग का यूज हो चुका है 150, यानी ओनली 25 बचा हुआ है। लेकिन अगर फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व में है वहां से ले सकते हैं। तो जनरल रिजर्व से तो 265 ही लेंगे, जबकि जरूरत है 300 लाख का। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ये पूरा ले लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 265 लाख, ठीक है। ये पूरा चला गया, मतलब ये हम लोग का -265 होके खाली हो गया, ठीक है। सीआरआर तो नहीं ले सकते, पीएल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे, अगर नहीं अवेलेबल होता है सारा फ्री रिजर्व उसके बाद ही करना चाहिए। तो ये 170 है, इसमें से आराम से हमें जितना जरूरत है ले सकते हैं, काफी इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे। कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर 300 माइनस 265 करने से 35 लाख आ जाएगा, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, सीआरआर क्रिएटेड। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाईबैक का जितना भी कैलकुलेशन था वो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बोनस इशू करना है, ठीक है। अब बोनस इशू जो है वो 30 अप्रैल को होगा, मतलब इसके आगे सारा एंट्री हम लोग का 5 अप्रैल का हुआ, 30 अप्रैल 2001। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग का डेट दिया हुआ है तो डेट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब बाईबैक जो है, बाईबैक होने के बाद हमारे पास कितने शेयर्स बच रहे हैं, क्या ये बता सकते हो तुम लोग। बाईबैक होने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स मुझे बताओगे कितना बच रहा है, देखो कोशिश करके बता सकते हो तुम। क्योंकि जितना शेयर बचा हुआ है उनको ही तो बोनस दे सकते हैं, जिनको कैंसिल कर दिए 5 अप्रैल को, क्योंकि बाईबैक करने का मतलब तो शेयर कैंसिल हो जाना।
तो अगर शेयर कैंसिल कर चुके हैं, जिनका कैंसिलेशन होल्डिंग हो चुका है उनको तो और बोनस नहीं मिलेगा, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले वही बोला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो कि कितना सारा शेयर्स बाकी है, या कितना शेयर कैपिटल भी अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। कितना सारा शेयर्स होगा बता सकते हैं? 90। 120 इंटू 25%, इतना सारा शेयर्स हम लोग बाई बैक किए हैं, ये कितना आया था? 30। टोटल शेयर्स कितना था? 120, तो माइनस करने से जितना आएगा 90 सही आंसर है। ठीक है, तो 90 लाख शेयर्स हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। अब बाईबैक का क्या कंडीशन बोला है कि कंपनी ने 30 अप्रैल को बाईबैक किया, और जहां पर कंपनी ने बोल दिया है कि हम लोग बाईबैक सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर देंगे। ठीक है, और बाईबैक का भी ना क्या होता है, फुल्ली पेड हो तो ही बाईबैक पॉसिबल है, क्योंकि फ्री में देंगे ऊपर से पहले ही अगर शेयर पे पूरा पैसा नहीं है तो बाईबैक कैसे करे। तो ये देखो पूरा फुल्ली पेड अप था, जो कि क्वेश्चन हमें बता रखा था। तो पार्टली पेड तो कुछ था नहीं, पार्टली पेड होता तो बाईबैक भी नहीं होने वाला, बोनस भी इशू नहीं होने वाला, दोनों ही फुल्ली पेड पे ही होता है। लॉजिक बराबर है। बाईबैक में भी देखो, अगर हमारे शेयर्स पे फुल्ली पेमेंट है ही नहीं तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देके शेयर खरीदने हैं तो बेवकूफी है कंपनी के लिए। दूसरा बात, और वैसे भी कंपनी लॉ परमिशंस देता भी नहीं है। और जो हम लोग का बोनस इशू है उसमें भी कंपनी फ्री में शेयर दे रही, क्यों दे रही है? क्योंकि पहले से उन्होंने हमारी कंपनी में शेयर खरीद रखा है। तो पहले से शेयर खरीद रखा है तो पूरा पैसा दिया हुआ रहेगा, तभी ना हम लोग फ्री में कुछ देंगे उन्हें। तो उसीलिए फुल्ली पेड के बिना बाईबैक होना भी पॉसिबल नहीं है, और जो बोनस इशू है वो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सोच के ये बताओ कि इनका रेशियो कैसे था, कि अगर पहले से 4 शेयर होल्ड कर रहा है तो न्यू बोनस शेयर जो है वो 1 मिलेगा। तो अगर 90 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी के पास, तो कंपनी को कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे ये बता सकते हो? यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो कोशिश करो। अरे वो बोलो सही हो रहा है, सही बात है, बोलो और एक बार। मुझे सिर्फ लास्ट का 5। हाँ 225। देखो 4 शेयर होल्ड करने से अगर एक नया शेयर मिलेगा, तो एक शेयर होल्ड करने से, एक पुराना शेयर होल्ड करने से 1/4 मिलता है। तो 90 लाख अगर ओल्ड शेयर होल्डर बचे हुए हैं तो कंपनी को, जो कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि 4 के बदले 1, ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी को कितना देना पड़ेगा। तो मैंने तो बोला यूनिटरी मेथड होगा। ये देखो 22.5 आ रहा है। ठीक है, 22.5 इतना आंसर आ रहा है, 22.5। देख लेते हैं एक बार। 90 डिवाइडेड बाई 900 आ रहा है ना ये वाला, नहीं 90 आ रहा है। ठीक है, 22.5 नंबर ऑफ शेयर्स हो रहा है, इतने सारे शेयर्स बाईबैक होंगे। 22.5 का मतलब है 22.5 इंटू 1 लाख करने से तुम लोग को एक्चुअली नंबर पता चल जाएगा। ये तो मैंने जो है लाख में रखा है इसीलिए पॉइंट में दिख रहा है, ये पॉइंट में नहीं आएगा। अगर तुम लोग 1 लाख मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स बाई बोनस इशू होगा। ठीक है, इतने सारे शेयर्स का बोनस इशू होगा, इसका हमें वर्किंग नोट करना चाहिए। तो हम वर्किंग नोट करके बता देंगे। तो एंट्री कैसे होगा, अब देखो यहाँ पर एंट्री हम पहले लिख के दिखाते हैं। एंट्री में हमें करना क्या है, देखो वो एंट्री आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा। देखो मैंने क्या बोला, सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब पहले हमें ये देखना है कि बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो रहा है। रुपीज में हम लोगों ने नंबर में देखा 22.5, अब रुपीज में भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो एंट्री ना इसके बाद एक होके ही खत्म हो जाएगा, तो इस वर्किंग नोट को हम यहीं पर करके दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ बोनस, ये बीच में हो रहा है, बीच में करना नहीं है हमें, आखिर में करना है क्वेश्चन के, लेकिन अभी हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, इसके बाद तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो एक बार यहाँ दिखा रहे, लेकिन एग्जाम में तुम लोग आखिर में ही करना। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बाईबैक
इज कितना बच रहा है, पहले इक्विटी शेयर कितना था, ये देखो 120 लाख, माइनस हो गया हम लोग का कितना सारा हुआ था 25%, मतलब 30 लाख, इतना बाईबैक हो गया था। तो बचा कितना 90 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बोनस रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कि क्वेश्चन हमें बता दिया, लैंग्वेज में भी बता दिया, ठीक है। तो बोनस फॉर एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स, existing 4 shares, 1 bonus shares is issued। ये कंपनी ने खुद बोला है कि अगर 4 पुराने शेयर्स है तो हमें एक बोनस शेयर दे देंगे, तो 1 के लिए 1/4 बोनस शेयर्स इज इशूड। अब हम लोग के पास कितने शेयर होल्डर है 90 लाख, सभी को दिया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स है 90 लाख, तो 1/4 इंटू 90 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 22.5 लाख, 22.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 22.5 लाख, ठीक है। तो बोनस अमाउंट कितना होगा, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हुआ, बोनस का अमाउंट कितना होगा 22.5 लाख इनटू इनटू हो जाएगा शेयर का प्राइस। अब कंपनी ने जो बोनस इशू किया उस शेयर का प्राइस कितना रखा है वो भी क्वेश्चन हमें बताएगा, कुछ नहीं बताएगा तो ऑलवेज फेस वैल्यू जो शेयर का माना गया होगा क्वेश्चन में 10, यहाँ तो 10 दे दिया है, देखो 10 रुपए का बोनस शेयर इशू होगा। अगर ये बात नहीं बोलेगा तो हमें देखना है कि पहले कंपनी का फेस वैल्यू कितना था, 10 था, तो अभी भी 10 रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें 10 बता दिया है तो हमें 10 के बेसिस पे ही कर लेना है। तो यहाँ पर हो गया इंटू ₹10, ये बोल दिया है बोनस शेयर का प्राइस, तो ये हो गया 225, ये रुपीज में आ गया। अब तक आंसर हम लोग का नंबर में चल रहा था, ये डिफरेंसेस समझना चाहिए, देखो ये हम लोग का नंबर में चल रहा था क्योंकि मैंने ये सारी चीजों को नंबर में ट्रांसफर किया था, इतना लाख, ठीक है। अब बोनस शेयर इशू करने से एंट्री क्या होगा, बोनस शेयर इशू करने से एंट्री होगा, सबसे पहले हमें देखना चाहिए क्या हमारे पास सीआरआर में इतना अवेलेबल है जितना हमें चाहिए, तो हमें चाहिए 225 लाख। सीआरआर में अवेलेबल है कि नहीं देखते हैं, देखो पहले हमारे पास जो सीआरआर अवेलेबल पहले से है जिसमें 200 है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने एक सीआरआर क्रिएट किया है जो कि 5 अप्रैल को हुआ है, और ये सिचुएशन 30 अप्रैल को हो रहा है, 5 अप्रैल को हमारे पास सीआरआर बन चुका है 300, तो हम लोग आराम से, हमारे पास अभी टोटल 500 लाख का सीआरआर है, उसमें से हमें चाहिए 225 लाख। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है बोनस इशू का होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में इतना अमाउंट है जिससे हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, तो बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस में हमें जाना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो 225 लाख being बोनस डी, ठीक है। इसके बाद बोनस शेयर जब हम लोग उनको होल्ड कर देंगे, मतलब अलॉट कर देंगे, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये अलॉटमेंट हो रहा है शेयर का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 225 बीइंग इशू ऑफ बोनस शेयर, ये बोनस शेयर इशू का एंट्री हो, ठीक है। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर बाईबैक एंड बोनस इशू एज ऑन, जो भी डेट को बनेगा, बैलेंस शीट कौन से डेट को बन रहा है, एज ऑन 5 अप्रैल 30 अप्रैल के बाद बनेगा,
तो हम लोग यहाँ पर 30 अप्रैल लिख सकते हैं इस तरीके से। नोट्स नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जाएगा। वैसे भी देखो बैलेंस शीट का आदत होना चाहिए। अगर बाई चांस क्वेश्चन में बैलेंस शीट को जो है लैंग्वेज में दे दिया, फॉर्मेट नहीं दिया, तो फिर ये सोचना बेकार है कि हम देख देख के कर लेंगे, ठीक है, तब नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्मेट याद होना ही चाहिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें नोट्स बनेगा क्योंकि दोनों में चेंजेस है तो नोट्स तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी। बाकी तो देखो बैलेंस शीट पे डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी के बाद इसके अंदर आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग इसको भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं चलेगा, तुम लोग को पूरा ही लिखना पड़ेगा। ये सब अगर लिख के आ जाओगे तो गलत होगा, हम पहले ही बता रहे हैं। अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी ना भी एग्जाम के लिए लिखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरीके से अभी हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये कभी भी लिख के नहीं आना है। करंट लाइबिलिटी में देखो ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, तो दोनों ही लिखना पड़ेगा। ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसका अमाउंट एज इट इज लिख देते हैं, ना तो नोट्स बना हुआ है। 745, 195, 745 इस पे अमाउंट हो जाएगा 195, और यहाँ पर टोटल करने से टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आ जाएगा। बाकी ये सारे में चेंजेस है। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका नोट्स बना हुआ है तो हमें भी नोट्स बनाना पड़ेगा। ये भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये दोनों में चेंजेस होगा। अब इसके बाद एसेट्स। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में पहला है पीपीई। इसका नोट्स नंबर है 4। क्योंकि इसमें नोट बना हुआ था तो हमें बना लेना चाहिए। वैसे चेंजेस कुछ नहीं होगा, वैल्यू वही रहेगा 2026, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं था जो कि पीपी को रिलेट कर रहा था। उसके बाद करेंट एसेट। करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इन्वेंट्रीज एज इट इज रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल भी एज इट इज रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस होगा। इसको हम नोट नंबर 5 दे देते हैं, क्योंकि इसमें कैश का डिलीशन एडिशन होने वाला है। तो यहाँ पर 600 इन्वेंट्रीज का, और ये हो जाएगा 260 जैसा था। और इसका टोटल करने से हमें एसेट का टोटल पता चल जाएगा। अब हम लोग एक एक करके नोट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ये लिखना पड़ता है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलता है। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा, तो ये कितना लिखेंगे?
पहले कितना था, हमें सारी चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आंसर दे सकते हैं। देखो पहले इक्विटी शेयर था 1200 लाख, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। अच्छा, कितने कितने रुपीस पे दिखाएंगे, देखो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो ओवरऑल आया, जैसे कि देखो यहाँ देख के पता चल जाता है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 300 मेरा लेस होगा, 1200 था उसमें से 300 लेस होगा, क्योंकि ये रुपीज है, कैपिटल का वैल्यू, ये भी मैंने कैपिटल वैल्यू कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर 225 से हम लोग का क्रेडिट हुआ है। तो अब इसका पूरा नेट करना पड़ेगा। 1200 था, उसमें से 300 लाख हम लोगों ने बाईबैक के लिए जो है माइनस करवा लिया, और उसके बाद 225 जो है एडिशन हो गया बोनस इशू, तो 1125 होगा, ठीक है। कैपिटल का वैल्यू हो जाएगा 1125, यहाँ पर हो जाएगा 1125, ये हम लोग का रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन अगर देखें तो ऐसे होगा, 1200 माइनस 300 प्लस 225, ये हो जाएगा 1125। और अगर क्वांटिटी मतलब नंबर में इसे कैलकुलेट करना चाहे तो नंबर में कुछ ऐसे दिखेगा, 1125 डिवाइडेड बाई 10 करने से 112.5, ठीक है। इतने लाख, इतने लाख हो जाएंगे, 112.5 लाख इंटू ₹10 पर शेयर, ये होगा, ठीक है। तो इतना हो गया, ये हम लोग नोट नंबर 1 में प्लेस कर देंगे 1125। अब रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखते हैं रिजर्व सरप्लस में क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है 175, तो इसका एडजस्टमेंट देखते हैं क्या होगा। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, इनर कॉलम में लिख दिया 175। अब इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं या फिर इसमें एडिशन देखते हैं। तो यहाँ कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर 150 डेबिट होगा, 150 डेबिट होगा, बस और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, 150 डेबिट होगा। लेस हो जाएगा 150, लेस यूटिलाइज्ड फॉर प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ, प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ 175 माइनस 150, तो ये हो गया हम लोग का 25। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पूरा खत्म हो गया, तो जनरल रिजर्व यहाँ पर है 265 लाख लेस ट्रांसफर टू CRR 265, ठीक है। तो ये बच गया जीरो, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, जनरल रिजर्व के बाद है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पहले से 200 था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले से 200 था। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हुआ है। तो पहले से 200 था, और यहाँ पर हम लोगों का एडिशन होगा 300, डिलीशन होगा 225, एडिशन 300 और डिलीशन 225, एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा हम लोग का ट्रांसफर ड्यू टू बाईबैक फ्रॉम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से बाईबैक के लिए यहाँ ट्रांसफर हुआ है, ये लेस हो जाएगा यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, जैसे था वही कर दिया बोनस इशू। तो ये हो गया 500, यहाँ पर हो जाएगा 500 माइनस 225, 275, ये आ जाएगा। CRR के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें भी चेंजेस है। प्रॉफिट एंड लॉस पहले से था 170, इसमें एडिशन होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
1 लाख, तो ये हो जाएगा 100। अच्छा, इसमें भी ट्रांसफर टू सीआरआर हुआ था, इस बारी कम पड़ा था, यहाँ से हम लोगों ने किया था ट्रांसफर टू सीआरआर, याद आ गया मुझे। देखते हैं कितना ट्रांसफर किया था। पीएल से 35 लाख, तो 34 इसमें ऐड, नहीं यहाँ पर 34 माइनस हो जाएगा, 136। अब टोटल करके देखते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है। 136 प्लस 275 प्लस 25, 436 लाख। 436 लाख, ये हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस का डेटा आ गया, 436 लाख। अब इसको टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 436 प्लस 750 प्लस 745 प्लस 195 प्लस 1125, 3251 इन लैख। ठीक है, ये भी इन लैख। जो भी हम लोग मेंटेन करते हैं वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है, अभी लिखो ना लिखो, एग्जाम में तो जरूरी हो रहा है। पीपी का एज इट इज लिख देंगे, और बस कैश का चेंजेस देखना है। पीपी के लिए नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, ये तो देख देख के कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि नोट बना हुआ है तो मोर देन वन आइटम होगा तो फिर बनना चाहिए। लैंड बिल्डिंग 1800, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 1800, प्लांट एंड मशीनरी 226, तो टोटल करके 622026, 2026 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना लेना चाहिए, नोट नंबर 5। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस, जो भी दिया हुआ हो। 740, 740 कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, नोट्स तो दिया नहीं है, तो मैंने ओपनिंग बैंक बैलेंस लिख देते हैं, क्योंकि नॉर्मली कंपनी का बैंक ही होता है, तो बैंक बैलेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें एडिशन डिलीशन देखते हैं क्या होगा। 75 ऐड होगा इन्वेस्टमेंट सेल करके, और कोई बैंक का एंट्री 450 लेस होगा। 75 ऐड 450 लेस, बस 75 ऐड 450 लेस। 75 हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो 740 प्लस 75 माइनस 450, 365, 365, 365, टोटल करके देखते हैं कितना आता है। 365 प्लस 260 प्लस 600 प्लस 2026, 3251 मैच हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया। इसके बाद इलास्ट्रेशन 4 कर रहे हैं, इलास्ट्रेशन 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एमसीक्यू है। इलास्ट्रेशन 4 के पहले मुझे अभी ई शॉप बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ई शॉप का बात है और एक इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर है, तो देखो दोनों बताते हैं पहले। ई शॉप, ई शॉप का मतलब होता है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये क्या नया चीज है देखो। इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को जैसे बोनस शेयर देती है, अभी मैंने बोला फ्री में शेयर, ठीक है, तो देखो
इसके ये कंपनी किसको दे रही है? बोनस शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन ईशॉप का केस ऐसा नहीं होता है। ईशॉप का मतलब होता है कि कंपनी अपने इंप्लॉय लोगों को, ईशॉप किसको दिया जाता है? नाम ही देखो, इंप्लॉय है कंपनी। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल भी है इंप्लॉय लोगों के लिए। कंपनी अपने इंप्लॉय लोगों को क्या करती है? शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है। लेकिन उसका कुछ कंडीशंस होता है। क्या कंडीशन है? कंपनी बोल रही है कि अगर, एक्चुअली क्या होता है ना, इम्प्लॉय आता है, कंपनी उसे ट्रेनिंग देती है, काम सीखता है, फिर कहीं उसे एक्स्ट्रा पैकेज मिल जाता है तो वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। एक जो है रिजाइन कर देता है या फिर मतलब नोटिस दे देता है कि भाई हमें और नहीं करना है काम, हम दूसरे जगह काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी में क्या होता है ना, इम्प्लॉय लोगों का इसका फ्रीडम होता है कि अगर इम्प्लॉय चाहे तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन उसे एक नोटिस पीरियड में सर्व करना पड़ता है। पहले उसे बताना पड़ता है, एक नोटिस पीरियड होता है 3 मंथ्स का, उसको सर्व करके उसके बाद ही वो दूसरे जगह जा सकता है। लेकिन जाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कंपनी का लॉस हो जाता है। क्या लॉस हो जाता है? कंपनी इंप्लॉय को सिखाया, समझाया, उसको अपने तरह रेडी किया, फिर अगर इंप्लॉय छोड़ के चला जाए, इंप्लॉय टर्नओवर ज्यादा होने से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी लॉस होता है। फिर से नए लोगों को हायर करने का खर्चा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का खर्चा। इसीलिए कंपनी नहीं चाहती है कि उनका इंप्लॉय टर्नओवर जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। तो कंपनी क्या कर सकती है? मोटिवेट रखने के लिए, इंप्लॉय को मोटिवेट करने के लिए सैलरी के साथ साथ, ठीक है, सैलरी के साथ साथ, सैलरी तो देगी ही देगी, तो वो क्या कर सकती है? ईशॉप का भी ऑप्शन दे सकती है, ठीक है। सैलरी जो दिया जाएगा दिया जाएगा। अब देखो इंप्लॉय लोग क्यों चले जाते हैं? क्योंकि देखो इंप्लॉय की मेहनत से ही कंपनी आगे बढ़ता है। लेकिन इंप्लॉय को अगर वो सैलरी फिक्स जो मिल रहा है सिर्फ वही मिलता जाए तो एम्प्लॉय क्यों काम करे, ठीक है। उसको भी कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? कुछ शेयर बेस्ड पेमेंट करती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है? शेयर बेस्ड पेमेंट भी करती है अपने एम्प्लॉय को। शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब पेमेंट थ्रू शेयर, ठीक है। तो ये ना सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 62 में आता है, ठीक है। तो कंपनी शेयर बेस्ड जो पेमेंट करती है उसमें 3 टाइप्स पेमेंट होता है, जिसमें से एक है ईशॉप। ईशॉप का क्या है? इक्विटी, इक्विटी सेटल्ड, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। अगर कंपनी ये करती है तो ये एग्जाम्पल होता है ईशॉप का। कंपनी क्या कर रही है? इक्विटी शेयर के थ्रू से पेमेंट को सेटल कर रही है। दूसरा हो सकता है कैश सेटल्ड बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ये अलग चीज होता है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। और एक होता है, 3 टाइप्स होता है, वो लिखवा देते हैं, लेकिन हमें पढ़ना अभी के लिए इतना ही है, ये सब अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं। क्योंकि इसमें ये लॉ बता दिया तो ये 3 तरीके का बता देते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके का हो सकता है कि एक तो है इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी क्या कर रही है? अपने इंप्लॉय को इक्विटी शेयर का जो है ऑप्शन दे रही है। देखो नाम पे ही है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन दे रही है कि कंपनी जो इक्विटी शेयर जो इंप्लॉय है वो चाहे तो शेयर ले सकता है, लेकिन इसका मतलब इसका जो रूल्स रेगुलेशंस है वो कैसे होता है। तो कंपनी नहीं चाहती है, जैसे कि मैंने बोला, कि उसका इंप्लॉय उसे छोड़ के चला जाए। तो कंपनी अपने इंप्लॉय को एक लालच दे सकती है, ठीक है। मतलब कैसा लालच? कि जैसे बच्चे को लालच दिया जाता है ना कि ऐसे करने से ऐसे, ठीक है। तो वही कंपनी भी लालच दे रही है। क्या बोल रही है? कंपनी ऐसा बोल सकती है कि अगर
एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 3 इयर्स टिक के काम करोगे, मतलब 3 इयर्स में आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है, 3 इयर्स एग्जाम्पल है, 5 इयर्स कुछ भी हो सकता है। कंपनी ऐसे ऑफर कर सकती है अपने एम्प्लॉय को कि अगर कोई भी एम्प्लॉय मेरे कंपनी में लगातार 3 साल काम करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, तो मेरे कंपनी का शेयर मार्केट में जो भी प्राइस क्यों ना हो, हम उसे 3 साल बाद इतने प्राइस में दे देंगे। ऐसा कंपनी ऑफर कर सकती है। अब लेना ऑफर नहीं लेना वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑप्शनल है, कंपल्सन नहीं है कि लेना ही पड़ेगा। कोई कंपल्सन नहीं है कि लेना ही पड़ेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर देखो बताते हैं। जैसे मान लो कि 1/4/2021 में कंपनी ने डिक्लेयर किया ईशॉप इशू करने का, ठीक है। जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करती है ना, उस डेट को बोलते हैं ग्रांट डेट, ठीक है। ये ग्रांट डेट में क्या हुआ, ईशॉप इशू हुआ, ठीक है, ईशॉप का डिक्लेरेशन हुआ, ईशॉप डिक्लेयर हुआ। डिक्लेयर का मतलब कितना मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा, ये सब, ठीक है। तो मान लो कंपनी का नंबर ऑफ एम्प्लॉय था फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है ईशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय, कंपनी ने बोला कि 100 शेयर्स मिलेंगे। मतलब कंपनी ये बोलना चाह रही है एक एक एम्प्लॉय को 100 शेयर्स मिलेगा, लेकिन बस वही कंडीशन है कि आपको 3 साल काम करना है। मतलब 31 मार्च 2021 22 तक भी आपको मेरे यहाँ रहना है, 31 मार्च 2023 तक भी आपको मेरे यहाँ ही रहना है, 31 मार्च 2024 तक भी आपको मेरे यहाँ पर ही रहना है, ठीक है। तो कंपनी ने कंडीशन दे दिया कि कोई अगर ये 3 इयर्स मेरे कंपनी में बिताएगा तो एक एक एम्प्लॉय को हम 100 शेयर्स देंगे, ठीक है। अब कंपनी का यहाँ पर शेयर का एक फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू मतलब जो होना चाहिए, मान लो वो है 10 रुपए, और मार्केट में कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 120 रुपीज, और कंपनी ऑफर कर रही है अपने एम्प्लॉय को, जिसको ऑफर प्राइस बोला जाता है, वो है 45 रुपीज में। मतलब कंपनी का 10 रुपए का शेयर जो मार्केट में ग्रो करके 120 का हो चुका है, कंपनी बोल रही है 3 साल बाद हम इस शेयर को आपको 45 में देंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि अगर ये 45 के नीचे आ गया तो देखो वो तो हो ही सकता है, उसका तो ऐसे फ्यूचर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मली अच्छा कंपनी होती है तो ही वो ये ऐसा ऑफर देती है। और वो एम्प्लॉय भी समझ जाएगा देख के कि बीच में अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो ऑफर नहीं लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कंपल्सन नहीं है ना, ऑप्शनल है। 3 साल करोगे तो ही मिलेगा, अगर 3 साल के बीच में छोड़ देते हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो हमें देख लेना है कि हमारे लिए ये ऑफर बेनिफिट है कि नहीं है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रहा है कि इसका शेयर आज 120, कल तो और भी ज्यादा जाएगा, कंपनी बोल रही है कल जितना भी जाए, अभी 120 है, कल जितना भी क्यों ना चला जाए, हम 45 में ही दे देंगे एम्प्लॉय लोगों को, उन लोगों को जो हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर लेगा, ठीक है। तो कंपनी का इस शेयर का अगर प्रीमियम देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस से पता किया जाता है। तो ये हो गया 120 - 10, यानी कि ₹110। और कंसेशनल वैल्यू कितना होता है, कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट क्या है, कंसेशनल रेट मतलब कंपनी कितने कम में दे रही है। तो कंपनी अपना 120 का शेयर 45 रुपीज में देगी, ऐसा डिक्लेरेशन दिया है। तो कंसेशनल रेट कंपनी कब डिसाइड करती है, ग्रांट डेट पे ही सोच लेती है कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो कंपनी बोल रही है आज मेरा शेयर 120 का है, हम इसे फ्यूचर में 45 में दे रहे हैं, मतलब पर शेयर में हम 75 रुपीज का लॉस जो है वो बेयर करेंगे, ठीक है। अब इसके बदले कंपनी को क्या बेनिफिट है, उसे अपना एम्प्लॉय जो है वो रिटेन करना है, तो कुछ तो उसे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दोनों का बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर सच में इंप्लॉय ये शेयर खरीद ले और शेयर और भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि 120 से ज्यादा भी तो जा सकता है, तो उसके लिए तो बेनिफिट ही है, क्योंकि उसे 45 में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 इयर्स कंपनी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 इयर्स इंप्लॉइज को यहीं पर काम करना है, इस टाइम को बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। इसी कंपनी में 3 इयर्स सर्व करना है, तभी जाके ये ऑफर जो है इंप्लॉय जो है एक्सरसाइज कर सकता है, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज करना। तो ये हो गया पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस। इतने दिन परफॉर्मेंस किया जाएगा तो ही ये ऑफर ले सकता है। अब कंपनी कैसे बोलेगा, कंपनी
1 साल टाइम दे सकता है, कम भी दे सकता है। कंपनी 31 मार्च 2024 जैसे ही आ जाएगा, जो भी चाहते हैं कि हम लोग ये ऑप्शन को अवेल करें, वो अपना पैसा जमा करेंगे। क्योंकि देखो 45 करके तो देना पड़ेगा पर शेयर पे, ठीक है, और एक एम्प्लॉय को 100 शेयर मिलेगा। तो कम से कम अगर कोई 100 शेयर्स भी ले रहा है तो मतलब 100 शेयर अगर ले रहा है कि एक एम्प्लॉय, तो उसे कितना देना पड़ेगा, 4500 इतना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय के पास मान लो उतना रुपया नहीं है तो वो नहीं खरीद सकेगा, अगर है तो वो खरीद लेगा। तो कंपनी ना इस पीरियड में भी थोड़ा टाइम दे देती है। मान लो कंपनी ने बोला 1 साल के अंदर पैसा जो है डिपॉजिट करवा दो जिनको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, जो ये क्राइटेरिया फुलफिल किए हो, तो इस पीरियड को बोलते हैं एक्सरसाइज्ड पीरियड, ठीक है। इतने टाइम के अंदर जमा करना है। क्या ये 1 ईयर ही होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये 3 ईयर होता है? ऐसा जरूरी नहीं। ये मेरा एग्जांपल है, 3 इयर्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, 1 ईयर की जगह ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आया कि किस तरीके से ईशॉप काम करेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका एंट्री पास करना है। तो एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, तो देखो अब एंट्री कैसे पास होगा। अब टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है कंपनी का, ये ऑफर करते ही कंपनी को पता चल गया कि उसका पर शेयर पे 75 रुपीज का लॉस है, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना होगा, या इसको हम लोग टोटल एक्सपेंस बोल सकते हैं। तो कंपनी सोच रही है कि 1000 के 1000 लोग ही अगर ऑप्शन ले ले, क्योंकि देखो आगे जाके हो सकता है कि कुछ लोग वेस्टिंग पीरियड तक काम ही नहीं किए, छोड़ के चले गए, बीच बीच में भी छोड़ के जा सकते हैं, एंड में पैसा नहीं था ले नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कंपनी जब अपना लॉस को रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि उसे आज ही पता चल गया कि उसका पर शेयर पे 75 का लॉस है आज के सिचुएशन में, तो फ्यूचर के लॉस को हम लोग हमेशा आज ही रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा प्रूडेंस नेचर हमें बताता है, ठीक है। तो 1000 इंप्लॉइज है, एक एक इंप्लॉइज को 100 करके शेयर्स दिया जाएगा। तो टोटल ईशॉप कितना सारा होगा, 1000 इंप्लॉइज को, एक एक इंप्लॉइज को हम लोग दे रहे हैं 100 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 1 लाख शेयर्स इशू होगा, और उस पे 75 रुपीज करके अगर पर शेयर पे लॉस हो रहा है, तो टोटल 75 लाख का जो है लॉस या एक्सपेंस बोल सकते हो 3 इयर्स में बनेगा, ठीक है। ये 3 इयर्स का लॉस हो जाएगा। इस लॉस को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। कितने साल में, एक्सपेंसेस पर एनम हमें निकालना है। तो 75 लाख डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये लॉस हमारे 3 साल में होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपना वेस्टिंग पीरियड 3 रखा है। अगर कम हुआ तो कम, ज्यादा हुआ तो ज्यादा, ठीक है। तो पर एनम 25 लाख का जो है लॉस या एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अब इस लॉस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इस लॉस को रिकॉर्ड करने का एंट्री कुछ ऐसा होता है, इंप्लॉय कंपेंसेशन, इस अकाउंट का नाम होता है इंप्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 25 लाख, ठीक है। फिर इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कोई भी एक्सपेंस बुक करते हैं तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं, या ट्रेडिंग होता है तो ट्रेडिंग, तो ये पीएल रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस कितना हो गया, 25 लाख। फिर से बता देते हैं, कंपनी देख रही है कि मेरा 75 लाख करके जब 3rd ईयर में आके सभी अगर एक्सरसाइज कर लेते ऑप्शन, क्योंकि हम लोग भगवान थोड़ी ना है, हमें थोड़ी ना पता है कि कौन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कौन नहीं करेगा, कौन बीच में छोड़ के चला जाएगा, हमें नहीं पता। लेकिन प्रोबेबल लॉस 3 इयर्स में हो सकता है इतना, तो कंपनी ये लॉस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगी। बीच में अगर कोई छोड़ के चला जा रहा है तो लॉस का अमाउंट कम हो जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि कोई छोड़ के अभी बीच में नहीं गया है, अगर एक्सरसाइज पीरियड में पता चलेगा, क्योंकि उतना टफ हम अभी नहीं करवा रहे, क्योंकि हम लोग तो ईशॉप पढ़ नहीं रहे हैं, ईशॉप का एक पॉइंट है उस समझाने के लिए ये वाला हम कर रहे हैं। तो जब ईशॉप जिनका है अलग से जिनको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर हम और भी डिटेल्स में बता देंगे। तो इसका मतलब अगर कोई भी बीच में नहीं छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अगर छोड़ के जाएगा तो उस हिसाब से हमारा ये 25 लाख का वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा। अब क्योंकि मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल लिया नहीं है, तो 3 साल में ये एक्सपेंसेस को हमें रिकॉर्ड करना है, उसको पीएल में ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सपेंस का नाम क्या है, ये एक्सपेंस का नाम है इंप्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग इंप्लॉय को कंपेंसेट करने के चक्कर में ही तो ये लॉस का जो है मतलब लॉस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। टू इंप्लॉय स्टॉक
स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के लिखना पड़ता है। फिर इसको जैसे हम लोग सैलरी टू ए बी कर सकते हैं, फिर पीएल टू बैंक करते हैं ना, जैसे सैलरी का पेमेंट होता है उसी तरीके से। तो यहाँ पर पीएल डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, ये इस तरीके से हमारा एक्सपेंस जो है फ्यूचर का ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स ये तीन तीन साल में तीन तीन बार एंट्री होगा, 3 बार होगा हर बार। फर्स्ट ईयर में ये एंट्री होगा, सेकेंड ईयर में भी होगा, थर्ड ईयर में भी होगा। तो आफ्टर 3 इयर्स जो हम लोग का इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इस अकाउंट में, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इस अकाउंट में कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, 25 लाख करके 3 टाइम्स, यानी कि 75 लाख रुपीस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। यानी टोटल लॉस को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जब सारे ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे, मतलब मान लो एक भी इंप्लॉय नहीं बोल रहा है कि मुझे नहीं लेना है, सारे इंप्लॉय, हजार के हजार इंप्लॉय बोल रहे हैं कि हाँ हमें ये ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करना है, हम लोग लेना चाहते हैं, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? तो कंपनी ऐसा एंट्री करेगी, शेयर का पैसा मिलेगा, भले ही कम मिले, मिलेगा तो जरूर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर पे पैसा मिलेगा? 1000 इंप्लॉय है, एक एक इंप्लॉय को 100 शेयर्स दिया जाएगा, तो टोटल 1 लाख शेयर इशू होगा। और कंपनी हर एक इंप्लॉय से 45 रुपीस करके एक शेयर का मांग रही है, तो 1 लाख शेयर का हो जाएगा 45 लाख, ये एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसके बाद होगा, यहाँ एक लाइन जगह छोड़ो हम समझाते हैं। फिर यहाँ पर होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे शेयर इशू करने से होता है। कितना शेयर इशू हो रहा है? 1000 लोगों को 100 रुपए, 100 शेयर, ठीक है। एक को 100, 1000 को कितना, इंटू 10 रुपीज, क्योंकि फेस वैल्यू से होता है। तो ये हो गया 10 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 1000 नंबर ऑफ इंप्लॉइज पर इंप्लॉइज 100 ऑफ शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम का वैल्यू हम लोगों यहाँ पर लिख रखा है, देखो ये हो गया है हम लोग का 110, ठीक है, पर शेयर पे 110। तो मैंने यहाँ पर 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 110 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 120, तो इधर भी 120 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ये जो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने जब एंट्री किया तो इंप्लॉय कंपेंसेशन तो हम लोग का क्लोज हो गया पीएल में जाके, लेकिन इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये अकाउंट तो अभी भी ओपन है, ये लाइबिलिटी था, ठीक है, ये तो क्लोज नहीं हुआ। तो ये तो मैंने एक एंट्री करके दिखाया। मैंने अभी बोला ना, ऐसा अगर हम लोग लगातार 3 एंट्री करेंगे तो टू इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन करके 3 बार टोटल में 75 लाख आ जाएगा। तब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, ये जो लाइबिलिटी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, जैसे ही हमें ये पैसा मिल जाएगा हम लोग उस अकाउंट को रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगा इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा? 75 लाख से, 75 लाख से ये एंट्री होगा। कैसे हो रहा है अमाउंट? 100 इतने शेयर्स पे 75 करके, तो 75 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, हमें पैसा मिल गया, शेयर इशू करने पे सिक्योरिटीज प्रीमियम था तो प्रीमियम का एंट्री किया, इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ। और इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी अकाउंट ओपन था उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये तब होगा अगर सारे इंप्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि सारे इंप्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तब क्या होगा? मान लो कितने इंप्लॉय ने किया, हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 700। किसी का अनम्यूट हो गया। ठीक है, देखो किसी, मान लो 700 ने एक्सरसाइज किया, तो फिर क्या एंट्री होगा? बाकी लोगों ने नहीं किया, 700 इंप्लॉय ने एक्सरसाइज किया ये ऑप्शन, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब 700 लोगों से ही पैसा मिलेगा, तो 700 इंप्लॉय से मिलेगा 100, एक एक इंप्लॉय का 100 शेयर्स, ठीक है, इंटू 45 रुपीज करके देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, वो भी देखेंगे कितना आ रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा? जितना शेयर इशू हुआ है उतने शेयर पे हमें पैसा मिलेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 110 करके था, यहाँ भी 110, तो ये कितना हो जाएगा? ये हम लोग का हो गया 7 लाख। 70,000 इंटू 10, 7 लाख। अच्छा, ये हो जाएगा
70,000 इंटू 110 मतलब 77 लाख, 77 लाख। अच्छा ये हम लोग का हो जाएगा 70,000, 7 इंटू 45 चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है, 315 और 40 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हो जाएगा 31.5 लाख। ठीक है, तो यहां पर फिर कितना रिवर्स करेंगे, जितना हम लोगों का यहाँ पर शेयर एक्सेप्टेड हुआ है उतना ही हम लोग लॉस को जो है दिखा सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने लिया नहीं हो उन पे तो हमारा 45 का लॉस नहीं होगा। 700 इंप्लॉय ने ये ऑप्शन लिया लेकिन 300 लोगों ने नहीं लिया, तो 300 लोगों पे रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि हम लोग तो पहले 3 साल में 1000 इंप्लॉय पे ही रिकॉर्ड कर चुके हैं 75 लाख का 25 25 25 करके। लेकिन यहाँ हमें रिवर्स कितना करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है तो हमें भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो 700 इंटू 100 इंटू 75 करने से जितना आएगा उतना ही हमारा लॉस प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 70,000 इंटू 75, तो ये अमाउंट हो गया 52.50। ठीक है, क्योंकि इसको अगर 1 लाख से डिवाइड करोगे तो देख सकते हो उतना ही आएगा 52.5 लाख। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोगों ने तो 75 लाख रिकॉर्ड किया था, तो बाकी का फिर क्या होगा, तो बैलेंस जो है 75 माइनस 52.5, इसका जो 22.5 लाख है ये हम लोग का लॉस हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, बट ये लॉस नहीं होगा। तो हम लोग इसका एंट्री क्या करेंगे, ESOO, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर देंगे ताकि जितना क्रेडिट था, टोटल 75 लाख से क्रेडिट था तो दोनों ही डेबिट हो गया, ये दोनों मिला के 75 हो रहा है। लेकिन ये हम लोग का कहां पर जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का लॉस हुआ नहीं, तो फिर इस अमाउंट को जो हम लोगों ने लॉस फ्यूचर की लॉस बोल के रिकॉर्ड किया, फ्यूचर में लॉस इतना हुआ नहीं, तो बाकी अमाउंट को हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स्ट्रा लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेज यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2001। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये दिया हुआ है, authorized issued and subscribed equity shares 10 each fully paid up दिया है, 9% redeemable preference shares of 100 each fully paid, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा यहाँ पर बोला है कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी का प्रेफरेंस शेयर का भी रिडीम्शन हो रहा है 10% ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, 10% 1 अप्रैल को रिडीम होगा। फिर इन्होंने बाईबैक भी कर रखा है 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इच 30 पर शेयर, मतलब 20 रुपीज प्रीमियम। द पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस, बोल रहा है कि बैंक में इतना पैसा है कि ये पेमेंट हम लोग आराम से कर सकते हैं। फिर बोला है इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का जो डेटा दिया हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर ये भी हम लोग का इंक्लूडेड है। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का मतलब होता है कि कंपनी ने मार्केट में जो डिवेंचर अपना इशू किया है उसको खुद ही मार्केट से परचेज किया है। मतलब कंपनी जब डिवेंचर इशू कर रही है तो उसका यहाँ लाइबिलिटी साइड में दिखेगा परसेंटेज ऑफ डिवेंचर बोल के। ठीक है, अब कंपनी इसी डिवेंचर को अगर खुद ही मार्केट से परचेज करती है रिडीम करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे परचेज कर लेती है, परचेज करने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, उसको रिडीम करना पड़ता है। ठीक है, तो इवेंचुअली वो रिडीम कर देती है। तो अगर परचेस करती है खुद का ही डिवेंचर मार्केट से तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, क्योंकि अगर खुद ही अपना डिवेंचर परचेस करेगी मतलब खुद ही खुद को लोन दे रही है, ऐसा कंपनी कर सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्ट ये क्यों करती है, बिकॉज ऑफ रिडेम्पशन पर्पस। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कितना है, यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्ट है 2 लाख। ठीक है, और जिसका फेस वैल्यू है 2.20, मतलब यहाँ पर ये 2.20 में दिखेगा, और कॉस्ट मतलब डिवेंचर था 2.20 का, जिसको इन्वेस्ट यानी कंपनी ने मार्केट से परचेस किया है 2 लाख का, मतलब इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कंपनी 2 लाख का करेगा, जबकि ये डिवेंचर इशू किया था कंपनी ने 2.20 लाख में, और कंपनी ने इस डिवेंचर को कैंसिल कर दिया। मतलब बेसिकली कंपनी ने
अपने डिवेंचर को कैंसिल किया, उतने डिवेंचर को, जितना डिवेंचर उन्होंने मार्केट से परचेस किया था बेसिकली कैंसिल करने के लिए ही। तो इस कैंसिलेशन में कंपनी का प्रॉफिट है। क्यों है? क्योंकि कंपनी का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू है 2.20, लेकिन कंपनी ने मार्केट से इसी डिवेंचर को 2 लाख में खरीदा, 2.20 का डिवेंचर को 2 लाख में खरीदा, मतलब कम वैल्यू से खरीदा। तो कंपनी का 0.20 का क्या हो जाएगा, डिवेंचर कैंसिलेशन में प्रॉफिट होगा, तो उसका एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पर आ रहा है ईशॉप, जिसके लिए मैंने इतना सारा पॉइंट बताया। यहाँ पर देखो ईशॉप में क्या दिया है, बोल रहा है द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट। कंपनी का 1 लाख ईशॉप आउटस्टैंडिंग पे है, मतलब 1 लाख जो है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है। और कंपनी ने ये कितने में ऑफर किया था, 20 करके, व्हेन द मार्केट प्राइस 30। मार्केट प्राइस जब 30 चल रहा था तब कंपनी ने 20 में इसे ऑफर कर रखा था, मतलब कंसेशनल रेट हो जाता है 10 रुपीज, ठीक है, 30 माइनस 20। दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करेंट लाइबिलिटी, बोल रहा है ये करेंट लाइबिलिटी के अंडर दिख रहा है। ऑन 1/4/2001 एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 50,000, लेकिन 1 लाख की जगह 50,000 एम्प्लॉय ने ही ये ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है। और जो आउटस्टैंडिंग का एंट्री मैंने अभी तुम लोग को सिखाया वो कहाँ दिखेगा, ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग करेंट लाइबिलिटी में दिखेगा, बोल रहा है वो करेंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड है। हम लोग को बोला है पास जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट, तो देखो क्या होगा, पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 4, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर रीडिंग करते हैं, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये देखो प्रेफरेंस शेयर जो है कैंसिल होगा, 10% प्रीमियम पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री 1 अप्रैल को होगा। प्रेफरेंस शेयर कितना था, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है, इन लाख में हो रहा है एंट्री। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10% बोला है, तो 20 का 10% यानी 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, 22। बीइंग अमाउंट ड्यू, इसका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ड्यू। अब पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 22 बीइंग अमाउंट पेड। अच्छा, इसके बाद बाईबैक का होगा, तो बाईबैक का हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। देखते हैं कितना होगा, कितने सारे शेयर्स बाईबैक करने के लिए बोला गया है, 3,10,000 करके, तो 3 × 10 30 लाख। प्रीमियम कितना हो रहा है, 3 लाख शेयर्स पे प्रीमियम हो रहा है 30, मतलब 20 रुपीज का प्रीमियम हो रहा है। एक शेयर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए का था तो 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 30 यानी 90 लाख। अब पेमेंट कर देंगे, ये हो गया बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब जब पेमेंट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 90 बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा, अब प्रीमियम का एंट्री करेंगे, तो प्रीमियम फॉर जो है बाईबैक और प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 60 है, यहाँ पर प्रीमियम कितना चाहिए, यहाँ पर प्रीमियम चाहिए
60 ही चाहिए, ठीक है। तो ये बायबैक का प्रीमियम तो राइट ऑफ हो जाएगा, तो बायबैक का प्रीमियम राइट ऑफ करते, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 60 being loss on premium write off, being loss on premium write off। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर का भी प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं या फिर फ्री रिजर्व का, लेकिन हमारे पास ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये हम लोग का खत्म हो गया। और देखो बचा है कैपिटल रिजर्व और ये जो है यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी एक काम करते हैं, ये प्रीमियम भी राइट ऑफ कर देंगे। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर इसका भी एंट्री कर देते हैं, और जो इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू करेंगे उसका भी एंट्री करते हैं, क्योंकि उसका एंट्री करते ही हमें प्रेफरेंस शेयर्स का जो मतलब रिडेम्पशन के लिए, प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए जो अमाउंट चाहिए हो सकता है वो हमें अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पहले एंट्री करेंगे, पहले मैंने बाईबैक के लिए एंट्री किया, प्रेफरेंस शेयर का एंट्री किया, बाईबैक का एंट्री कर दिया। अब हम लोग सीआरआर, सीआरआर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा दोनों के केस में। सीआरआर हो जाएगा प्रेफरेंस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम यानी 20 लाख, और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिडीम यानी 30 लाख। 30 प्लस 20 50 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू सीआरआर, ठीक है। टू सीआरआर कितने का हो जाएगा, 20 प्लस 30 यानी 50 लाख का सीआरआर क्रिएट होगा। सीआरआर के लिए हमें फ्री रिजर्व चाहिए, रेवेन्यू रिजर्व में 50 लाख ही पड़ा हुआ है, तो बना लेते हैं रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, ठीक है। सीआरआर भी क्रिएट हो गया। अब देखो हम लोग के पास ना सिर्फ क्या बचा है, कैपिटल रिजर्व, जिससे हम लोग प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व चाहिए होता है। तो देखते हैं वो क्रिएट हमारा दोबारा से होता है कि नहीं, हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले अपना ये जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर है उसका एंट्री कर लेते हैं। देखो उसमें क्या एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। तो हम लोग का डिवेंचर अगर हम लोग खुद ही खरीद रहे हैं फिर उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो पहला बात है हम लोग का लाइबिलिटी कैंसिल होगा और इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास से चला जाएगा, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर चला जा रहा है, डिवेंचर का रेट था 10%, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग थर्ड नंबर पॉइंट पे जाते हैं, ये देखो 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर 4 लाख का है जिसमें से 2.20 वाला जा रहा है, तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2.20, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चला जा रहा है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग अगर कैंसिल कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट, अब ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ओन डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी ने, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, क्योंकि उसका कॉस्ट था 2, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ क्योंकि हम लोगों ने अपना 2.20 का लाइबिलिटी कैंसिल किया 2 लाख में उसे परचेस करके, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.20। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, ये प्रॉफिट जो है वो पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल। पहले ये कैपिटल रिजर्व में होता था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अभी ये जो है पीएल में जाता है। पहले अगर कैंसिलेशन पे लॉस होता था तो पीएल में जाता था, प्रॉफिट होता तो कैपिटल रिजर्व में जाता था, लेकिन अभी ये वाला भी हम लोग का जो है पीएल में जाता है। मतलब इसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, profit on cancellation of own debenture debit 0.20 to PL account 0.20 being transferred to PL, ट्रांसफर टू पीएल। और इसका एंट्री क्या लिखेंगे, इसका लिख सकते हो बीइंग ओन डिवेंचर, बीइंग इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कैंसिल, बीइंग इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कैंसिल्ड,
अच्छा, और एक ही एंट्री बाकी रहा जो कि हम लोग का ईशॉप वाला है। तो ईशॉप का एंट्री क्या होगा? यहाँ पर एक्सरसाइज कितने लोगों ने किया है? बोला है कि 50,000 शेयर्स एक्सरसाइज हुआ है, तो फिर उतने ही शेयर्स पे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 50,000 एक्सरसाइज हुआ है, कितना पैसा मिलेगा? 20 करके एम्प्लॉय को ऑफर किया गया था, यानी 10 लाख। ये सारे इन लाख में ही हो रहे हैं। ESOS, ESOO एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट, ठीक है, ये आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज करके, यानी कि 5 लाख। और 50,000 शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो, 10 रुपए का शेयर्स 20 रुपए में कंपनी को ऑफर किया। मार्केट प्राइस 30 चल रहा था। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो 30 - 10 यानी 20, यहाँ लिख देते हैं 30 - 10 यानी कि 20 इंटू 50,000 10 लाख होगा, ठीक है, 20 इंटू 50,000 10 लाख होगा। अच्छा, ये हम लोग का हो गया। अब ईशॉप ESSO में कितना जाएगा? 50,000 शेयर्स पे कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट कितना है? 30 रुपीज मार्केट प्राइस था, कंपनी ने 20 में ऑफर किया था, तो 30 - 20 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 10 आ रहा है। तो 10 इंटू 50,000 फिर से वही 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगा बीइंग ईशॉप। इसका एंट्री, इसका नरेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि ईशॉप जो है वो अलॉट किया गया है, ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग ईशॉप अलॉटेड, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि हम लोग का ये जो एंट्री मैंने करवाया था ना कि कितना हम लोग का जो नहीं हुआ वो जनरल रिजर्व में जाएगा, लेकिन इसमें हमें पता था कि कितना लॉस हम लोग का नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग कैसे पता करें कि कितने साल का ये वेस्टिंग पीरियड था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता करेंगे ना कितना एक्यूमुलेट किया था उन लोगों ने। लॉस तो हमें पता है, 10 रुपए का लॉस है। कंसेशनल रेट पर शेयर हमें पता है कितना, 10 रुपीज। 50,000 शेयर एक्सरसाइज हुआ है, तो 50,000 नहीं हुआ है, तो लॉस हमें पता है कि 50,000 शेयर्स पे यहाँ पर 10 रुपीज करके 5 लाख का लॉस जो है, लेकिन वो कितने साल का हमारा नहीं हुआ उतना ही ना माइनस होना चाहिए। जैसे 5 लाख हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, जैसे यहाँ पर हमें पता था कि टोटल 75 लाख था, अभी हमें सिर्फ ये अमाउंट पता है, ये हमारे पास अननोन है। ये कैसे पता चलेगा? जब हमें वेस्टिंग पीरियड बता देगा कि ये लॉस हम लोगों ने कितने साल तक रिकॉर्ड किया था फ्यूचर का लॉस सोच के, तो उससे माइनस करेंगे तब ये एंट्री कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये एंट्री करने के लिए हमारे पास ये अमाउंट अवेलेबल नहीं है, ना तो इसका कोई डेटा या कैलकुलेशंस है, तो फिर ये एंट्री हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री हम लोग का यहां तक ही होगा ईशॉप का। और लास्ट एक एंट्री करेंगे जो प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था, उसके लिए हमें प्रीमियम में पैसा मिल गया। कैसे? ये देखो, शेयर इशू करके 10 लाख आया, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इसके पहले अवेलेबिलिटी था ही नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बीइंग प्रीमियम लॉस रिटर्न ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, तो शॉर्ट में ही बना देते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। और देखते हैं इनके पास क्या था। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका भी नोट बना हुआ है, नोट नंबर 3। फिर करेंट लाइबिलिटी,
करेंट लाइबिलिटी में अदर ट्रेड पेबल 70, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दिया हुआ है 70, ठीक है। फिर इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ईशॉप का वो करेंट लाइबिलिटी में इंक्लूडेड था, ऐसा बोला हुआ था क्वेश्चन में। हम बताते हैं क्या होगा। इसमें भी एक नोट्स बन जाएगा, नोट्स नंबर 4। इसके बाद एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट पीपीई, पीपीई 50 डायरेक्टली लिख देंगे। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ था, इसका नोट बनेगा क्योंकि इसमें चेंजेस हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग का बिका है, इसमें ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट वाला था। और सेकंड हो जाएगा करेंट एसेट, करेंट एसेट में, करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कुछ नहीं था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका भी नोट बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका नोट बनेगा, नोट नंबर 6, नोट नंबर, और ये हो गया रुपीज, टोटल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसका नोट बनाते हैं। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ऑथराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो प्रेफरेंस तो पूरा खत्म हो गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, कितना था यहाँ पर, था हम लोग का 100 लाख, ठीक है, 100 लाख था। लेस कर देते हैं, कैंसिलेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी, कैंसिलेशन ऑफ बाईबैक 30 लाख, 30 लाख का कैंसिलेशन हुआ, यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है। ये रहा 30 लाख, 30 लाख का शेयर बाईबैक हुआ है। और ऐड हो जाएगा शेयर्स इशूड अगेंस्ट ईशॉप, ईशॉप के लिए जो शेयर इशू हुआ, ईशॉप के लिए कितना कैपिटल क्रेडिट हुआ है, 5 लाख, 5 लाख ऐड हो जाए, तो यहाँ पर हो गया 75, शेयर कैपिटल में 75 चला जाए, 75। अच्छा, इसके बाद हम लोग निकालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर्स तो कंप्लीट हो गया। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, ये एज इट इज था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ये एज इट इज रह जाएगा। कैपिटल रिजर्व ये हम लोग का 8 लाख जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व, ये खत्म हो गया है, रेवेन्यू रिजर्व पूरा ही खत्म हो गया। रेवेन्यू रिजर्व 50 लाख था, लेस हो जाएगा ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर 50 लाख, तो यहाँ पर 0 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी खत्म हो गया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये था 60 लाख, यूटिलाइज फॉर बाईबैक प्रीमियम, जो कि 60 लाख का था। उसके बाद एड शेयर इशूड अगेंस्ट ईशॉप, ईशॉप के केस में हमारा 10 लाख का प्रीमियम बना था, उसमें से 2 लाख फिर चला जाएगा। 10 लाख का प्रीमियम बना था, लेस कर देंगे 2 लाख, यूटिलाइज्ड फॉर
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख। तो 60 माइनस 60 0, 10 से 2 चला गया, 8 लाख रहेगा। और सीआरआर, सीआरआर बना है, नया जो सीआरआर बना है वो हम लोग का कितने का बना है, 50 लाख। सीआरआर क्रिएट हुआ है 50 लाख। तो बस हो गया, टोटल करके देखते हैं। 50 प्लस 8 58, 58 प्लस 8 66, 66। अच्छा, एक प्रॉफिट हुआ था 0.20, वो भी ऐड करना पड़ेगा, पीएल में जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ये पीएल में ट्रांसफर हुआ है। पीएल बना है 0.20 का। अच्छा, इसको आगे ले जाके टोटल करेंगे। एक पीएल में प्रॉफिट आया है 0.20 का, तो ये हो गया 66 आया था मेरा, 66.20 इतना हो जाएगा, 66.20। तो देख देख के ही लिखना है, ठीक है। 66.20। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग, थर्ड नंबर नोट, नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या था देखते हैं। 10% डिवेंचर था, इसमें से कुछ कम हो गया। 10% डिवेंचर था 4 लाख का, लेस हो गया कैंसिलेशन 2.20 लाख, बच रहा है कितना, 1.80। 1.80 का डिवेंचर बचा, तो 1.80। ट्रेड पेबल, फोर्थ नंबर, करेंट लाइबिलिटी का, नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल, ओपनिंग बैलेंस। देखते हैं ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है। ये तो नोट बना हुआ नहीं था, तो यहाँ जाके देखना पड़ेगा। 70 लाख, ठीक है। अब इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, ईशॉप का जो आउटस्टैंडिंग है, लेस एडजस्टमेंट फॉर ईशॉप आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कितना चला जाएगा, जितना हमारा लाइबिलिटी कैंसिल हुआ, कितना कैंसिल हुआ, ये एंट्री बता रहा है 5 लाख। ये लेस हो जाएगा। ये लेस क्यों किया, क्वेश्चन बताया था कि ये लाइबिलिटीज में इंक्लूडेड था, तो ये 65 लाख हो जाएगा। हम दिखा देते हैं कहां पर इंक्लूड बोला था। 65 लाख हम क्वेश्चन में एक बार फिर से दिखा देते हैं कहां बोला हुआ था। ये रहा, इधर बोला हुआ था, दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करेंट लाइबिलिटी, तो उसी में कर दिया, तो ये 65 हो गया, चेंज होके 65 लाख। अब इसका टोटल कर लेंगे तो हमें टोटल पता चल जाए, तो देखते हैं कितना होता है। 75 प्लस 66.2 प्लस 1.8 प्लस 65, 208, ये आंसर आ रहा है, 208 लाख। नेक्स्ट देखते हैं, पीपी बोल रखा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 5, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हम लोग का क्या अवेलेबल था, इन्वेस्टमेंट था, ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 120, 120 लाख था। इसमें से इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, ओन डिवेंचर में जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, मतलब वो इन्वेस्टमेंट चला गया, जो कि 2 था, 2 लाख था, मतलब 118 हो जाएगा। नोट नंबर 5, 118। और इसके बाद लास्ट जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 6th नंबर, नोट 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैंक बैलेंस, या फिर ओपनिंग बैलेंस लिखने से भी होगा, 142,
142। अब इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया है, पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 22 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर को 90 लाख, अगर देखोगे तो लिखा हुआ है। और ऐड हो जाएगा शेयर प्राइस रिसीव्ड अगेंस्ट ईशॉप, ईशॉप इशू करके हमें जो मिला, ईशॉप इशू करके 10 लाख मिला था, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 152, 152 माइनस 122, 152 122 मतलब 30। तो फिर से देख लेते हैं, 142 माइनस 22 माइनस 80, 40 आया। ठीक है, 40 आ गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 और चेक करके देखते हैं टोटल मैच हुआ कि नहीं। 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 208, तो इधर भी हम लोग का 208 आया। ठीक है, आंसर के साथ मैच हो गया। तो ये हम लोग का ईसॉप का कंसेप्ट था, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग को बाकी जो है एमसीक्यू, वो हम फटाफट बता देते हैं, एमसीक्यू जो बाकी। पहला यहाँ पर बोला है कि एज पर सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड, कितना एक्सीड करके नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग का 3 टेस्ट था उसके अकॉर्डिंग, और सभी में परसेंटेज 25 ही था, कहीं पर 20, 15 या 10 नहीं था। दो जगह पे था 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और एक था 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल आउटस्टैंडिंग या इशूड। ठीक है, और उसमें लेस देन इक्वल टू था, मतलब 25% से कम या फिर अप टू 25% तक। तो ये सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक भी रेट हमारा मैच तो हो नहीं रहा है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो गया। फिर बोल रहा है द कंपनीज आर परमिटेड टू बाय बैक देयर ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम लोग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी यूटिलाइज करते हैं, और हम लोग चाहे तो फ्रेश इशू भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स इशू करना चाहिए। लाइक इक्विटी बायबैक करें तो प्रेफरेंस, या फिर इक्विटी का भी अलग क्लास ऑफ शेयर्स हम लोग चाहे तो इशू कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर, when a company purchases its own shares out of free reserve, a sum equal to nominal value of shares so purchase shall be transferred to, तो बोल रहा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो हम लोग बाय बैक कर रहे हैं उसका अमाउंट हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग का 3 का बी होगा। ठीक है, ये सब हम लोग जो भी कर रहे हैं, या ये पहले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देखा था वही सारी चीज पूछे गए हैं। State which of the following statement is true. Buyback is for more than 25, more than 25% नहीं, less than equal to 25% होता है। तो 4 का ए तो नहीं होगा। पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी बॉट बैक बाय ए कंपनी, सही बात है, पार्टली पेड शेयर कभी भी कंपनी बाय बैक नहीं करती है, बोनस के केस में भी नहीं होता है। यहाँ बोला है पार्टली पेड शेयर कैन बी बॉट बैक, ये तो गलत है। सी देख लो, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर सेल एक्सीड 25%, नहीं एक्सीड नहीं, लेस देन इक्वल टू 25% था जो हम लोग का फॉर्मूला था। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का फोर्थ नंबर का बी हो जाएगा। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम बोला है एक्सेस ऑफ बायबैक प्राइस ओवर द पर वैल्यू, जो कि प्रीमियम होता है पेड ऑन बायबैक शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट। जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं बायबैक में, वो हम लोग कहाँ से एडजस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और फ्री रिजर्व दोनों से ही करते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 का सी, बोथ ए एंड बी। एडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स इंक्लूड टू, बोल रहा है कि बायबैक करने का जो एडवांटेज है उसमें क्या इंक्लूडेड है, बोल रहा है, देखते हैं क्या बोला है, ये लास्ट है। बोला है कि encourage others to market hostile bid to take over the company, अगर बायबैक करेंगे तो कंपनी टेक ओवर हो जाने का चांसेस है, नहीं, नहीं होने का चांसेस होता है, क्योंकि होल्डिंग, प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ जाएगा। डिक्रीज होता है प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं, क्योंकि अगर हम लोग मार्केट में जो लोग शेयर खरीद रखे उनसे शेयर खरीद लेंगे खुद ही, तो फिर प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट तो नहीं हो रहा है, तो फिर ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो ये वाला होगा, डिस्करेज अदर टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर द
कंपनी एज द बायबैक विल इंक्रीज द प्रोमोटर होल्डिंग, क्योंकि बायबैक करने से प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ेगा, और प्रोमोटर होल्डिंग अगर बढ़ेगा तो हम लोगों का कंपनी टेक ओवर होने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर 50% चला गया तो फिर कोई भी ओनर बन सकता है। ठीक है, तो बायबैक हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना।